अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम पाकिस्तान की सियासत के बारे में कुछ बात करते हैं। जब पाकिस्तान बना 1947 के बाद, जो हमारे पहले लीडर थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनके बाद पाकिस्तान को कोई भी एक अच्छा लीडर नहीं मिला। वो ही बस एक अच्छे लीडर थे जो समझते थे मुल्क को चलाने का, और उन्होंने मुल्क को बनाने में जो किरदार अदा किया, वो एक उनके अच्छे लीडर होने की सारी सलाहियतों का पता चलता है। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान को कोई एक अच्छा लीडर नहीं मिला। तो जब पाकिस्तान बना था, ये एक जमहूरी मुल्क के तौर पर बना था। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। लेकिन कभी भी ये एक जमहूरी मुल्क के तौर पे चल नहीं सका। है तो ये जमहूरी मुल्क है, इसका नाम भी जमहूरी मुल्क है, लेकिन ये एक जमहूरी मुल्क के तौर पे चल नहीं सका। वो इस तरह से देखें कि शुरू में जो गवर्नर होते थे, गवर्नर जनरल होते थे, स्टार्ट में थे ब्रिटिश, जैसे छोड़ के गए थे ना, कंट्रीज सेपरेट हुए थे, इंडिया अलहदा हुआ था, पाकिस्तान अलहदा हुआ था। तो लेकिन फिर भी उनका रूल था, उनकी हुकूमत थी इन कंट्रीज के ऊपर। 1956 तक जो मलका एलिजबेथ थी, वो क्वीन थी पाकिस्तान की भी, वो क्वीन थे। मतलब जो गवर्नर होता था इधर पाकिस्तान में, वो उनके अंडर होता था। तो तब तक इस तरह सीन था। लेकिन उसके बाद 1956 में फिर पाकिस्तान का पहला आइन बना, और फिर जाके इलेक्शन भी हुए। तो इस तरह ये डेमोक्रेटिक वे में चलने के लिए अभी एक स्टार्ट हुआ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, फौरन 2 साल बाद ही जनरल मोहम्मद अयूब खान ने, उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया। उनकी भी कुछ रीजंस थे, लेकिन वो उन्होंने मार्शल लॉ लगाया, और वो तकरीबन ये बनते हैं तकरीबन 10-12 साल। तो इतना अरसा उनका जो है वो मार्शल लॉ रहा। अच्छा, जो मार्शल लॉ होता है उसमें यह होता है कि मुल्क की एक्सपोर्ट रुक जाती है, और मुल्क की प्रोग्रेस वो काफ़ी हद तक रुक जाती है। मुल्क तरक्की करने के काबिल नहीं रहता, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, और काफ़ी ज़्यादा पाबंदियाँ होती हैं। और दूसरे मुल्क होते हैं, अदर गवर्नमेंट्स होती हैं, वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते। अगर किसी मुल्क में मार्शल लॉ लगा है, डिक्टेटरशिप है, वो कोई दूसरे मुल्क इसको पसंद नहीं करते हैं। तो पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा अरसा, ज़्यादातर यही रही है, फौज की हुकूमत रही है, मतलब डिक्टेटरशिप। कभी इस तरह मार्शल लॉ लग जाता है। जैसे इसके बाद अयूब खान के बाद जनरल याहिया खान थे, उनका दौर शुरू होता है। और याहिया खान के दौर के एंड में क्या हुआ है कि जो हमारे मुल्क का मशरकी हिस्सा था, मशरकी पाकिस्तान, वो सेपरेट हो जाता है, वो एक अलहदा कंट्री बन जाता है। उसकी भी कुछ वजूहात थी, उसमें जुल्फकार अली भुट्टो, इसका भी कुछ कारनामा था कि इसको अगर वोट कम मिले थे, और उधर से शेख मुजीबुर रहमान जो था उसको वोट ज़्यादा मिले थे। तो लेकिन फिर भी इन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया कि वो वज़ीर आज़म बन सके। तो फिर उनकी उधर की जो अवाम थी, उसने तो यही सोचा कि हमारा जो बंदा सिलेक्ट हुआ उसको वोट भी ज़्यादा मिले हैं। क्योंकि उधर ज़्यादा सीटें थी, जो मशरकी पाकिस्तान था ना, उधर इस हमारे जो ये मगरबी पाकिस्तान है, मतलब जो अभी पाकिस्तान मौजूद है, इसमें सीटें कम थी, उधर सीटें ज़्यादा थी। जो उधर की सीटें थी वो सारी की सारी उसको मिल गई थी, शेख मुजीबुर रहमान को। लेकिन जो इधर वाली सीटें थी, ये ज़्यादातर इसको मिल गई थी, जुल्फकार अली भुट्टो को। तो अब ये सीन हुआ था कि ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि अक्सर इनके पास सारा होल्ड रहता था। जो पाकिस्तान है ना, ये मगरबी पाकिस्तान, सारा होल्ड इसी में होता था। आर्मी है तो उसका मेन जो है वो हेड इधर होता था, और इधर से हर चीज़ कंट्रोल होती थी। तो ज़्यादातर चीज़ें जो है ना, वो इधर से कंट्रोल होती थी। तो जब उधर वो बंदा जो है उसको ज़्यादा सीट्स मिल गई हैं, लेकिन वो बंदा है उधर का, और सीट्स भी उधर की मिली हैं सारी, इधर की कोई सीट नहीं मिली थी। तो फिर इस तरह के इन्होंने सोचा कि उधर का बंदा, और उसको हम कैसे ये सिलेक्ट कर सकते हैं। और उधर की आवाम ने ये देखा कि हमारा बंदा ये सिलेक्ट नहीं कर रहा है, हालांकि हमने सारे वोट इसको दिए हैं, ज़्यादा सीटें इसकी हैं, तो फिर भी ये सिलेक्ट नहीं हो रहा। तो इस तरह एक इंतशार पैदा हुआ। उसकी वजह से जो इख्तलाफात होते गए, उसके बाद बढ़ते गए। और उस दौरान इंडिया ने भी मौके को गनीमत जाना समझे, और उन्होंने उसका साथ दे दिया बांग्लादेश का, और उनको अलहदा होने पे उन्होंने खुद ही उकसाया।
और वो अलहदा होने के लिए जैसे ही उठे हैं तो उसके बाद जो हालात हुए उसके बाद मुल्क ज़ाहिरी तौर पे वो अलहदा हो गया। फिर उसके बाद ये हुआ कि ये इधर इस साइड पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपना इक़्तिदार संभाल लिया। कुछ अर्सा ये चलता रहा, लेकिन उसके बाद फिर आर्मी का होल्ड आया दोबारा से। जो सदर ज़ियाउल हक, फिर उन्होंने मार्शल लॉ लगाया और अपने इक़्तिदार के दौरान इसको जुल्फ़िकार अली भुट्टो को असैसिनेट भी कर दिया, इसको फांसी पे चढ़ा दिया गया। कोई भी केस था जो भी था तो वो इसको फिर साइड पे कर दिया गया। ये इसी तरह होता रहा, कोई भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का अपने 5 साल भी पूरे नहीं कर सका। कभी भी ऐसे नहीं हुआ। तो काफी अच्छा सदर जियाउल हक का इक़्तिदार चलता रहा। उसके दौर के बाद प्राइम मिनिस्टर भी आते रहे, लेकिन किसी ने 5 साल तो पूरे नहीं किए, ये तो सबको पता है। उसके बाद ये परवेज मुशर्रफ इसने मार्शल लॉ लगाया। उसके बाद परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को साइड पे करके इसने मार्शल लॉ लगाया। मतलब जहाँ पे इन्होंने देखा कि हमारी नहीं चलने दी जा रही, वो नवाज शरीफ ने कारगिल पे जाके उसको परवेज मुशर्रफ को रोका था। मतलब उसमें गलती नवाज शरीफ की भी हो सकती है, और अगर उसको देखा जाए कि मुशर्रफ की गलती, वो भी सिर्फ इतनी हो सकती है कि वो थोड़ा इंटरनेशनल रूल्स के थोड़ा खिलाफ जा रहा था। बाकी वो कर तो ठीक रहा था अपने लिहाज से जो भी कर रहा था, लेकिन इसने जाके रोका तो उस बुनियाद पे कि उसकी अना को थोड़ा वो ठेस पहुंची है, उस बुनियाद पे उसने उसको साइड पे कर दिया नवाज शरीफ को। तो इस तरह ये डिक्टेटरशिप भी बहुत चलती रही है हमारे मुल्क में। तो जब इमरान खान सिलेक्ट हुआ था, इसकी सीटें जो है दूसरों से ज्यादा हो गई थी, दूसरी पार्टियां जो है ना उनसे ज्यादा थी, लेकिन जो टोटल सीटें 172 चाहिए होती हैं वो फिर भी नहीं थी। तो इस तरह सीन हुआ कि इसने छोटी पार्टीज कुछ मिला के अपने साथ, कुछ आज़ाद लोगों को अपने साथ मिला के फिर 172 अपनी इसने पूरी कर ली, 172 से एक दो ज्यादा ही कर ली। तो तब अपनी इसने गवर्नमेंट बना ली। तो उसके बाद 2021 में जब बहुत ज्यादा इख्तलाफ शुरू होने लगा, पार्टियों ने कहा कि ये अब जो है एक मकबूल वज़ीर आज़म नहीं रहा, नेशनल असम्बली में इसकी पॉपुलैरिटी नहीं रही, अगर अब वोट कराए जाएं तो ये मतलब ये वज़ीर आज़म नहीं बन सकता, इसके इसके साथ उतने मेंबर नहीं हैं जितने होने चाहिए। तो इसने 2021 में खुद नो कॉन्फिडेंस का वोट करवाए, कि इसने खुद कहा कि चेक कर लेते हैं कि मेरे साथ कितने बंदे हैं। तो तब इसने वोट करवाए तो 172 से ज्यादा ही हुए। तो ये तब फिर बरकरार रहा कि सब मान गए कि ये अभी भी इसकी पॉपुलैरिटी है नेशनल असम्बली में भी। उसके बाद जब 2022 में दूसरी पार्टियां सब इकट्ठी होके उन्होंने कहा कि अब वोट करवाया जाए नो कॉन्फिडेंस का, अब चेक किया जाए कि ये बंदा जो है ये अब मकबूल है कि नहीं, ये नेशनल असम्बली में इसके साथ मेंबर पूरे होते हैं या नहीं। पहले इसने खुद करवाया था 2021 में साबित करने के लिए, लेकिन तब जब इन्होंने 2022 में खुद इन्होंने दूसरे अपोजिशन ने रिक्वायरमेंट कर दी कि अब नो कॉन्फिडेंस का वोट करवाया जाए, तो तब ऐसे हुआ कि पीटीआई को पता चला कि जो दूसरी पार्टीज हैं साथ मिलाई थी ना, कुछ आज़ाद बंदे साथ मिलाए थे और कुछ छोटी पार्टियां मिलाई थी जिनमें एमक्यूएम और दूसरी कॉफ लीग थी, ये साथ मिलाई हुई थी, ये तो अलहदा हो रही थी। इसके साथ साथ इनकी अपनी पार्टी में से कुछ जो है इनके मेंबर वो अलहदा हो रहे थे। वो कुछ सिंध हाउस में इस तरह मीटिंग हुई थी, उसके बारे में पता चला कि लोग जो हैं वो इनके मेंबर्स जो हैं वो उधर इकट्ठे होकर कह रहे हैं कि हम इसको छोड़ रहे हैं। तो तब इमरान खान ने इसको काफ लीग वालों को तो इसकी पंजाब की हुकूमत दे के इनको तो चुप करवा लिया, और दूसरा एमक्यूएम को भी एक मिनिस्ट्री दी थी और उनको भी चुप करवाने की कोशिश की। लेकिन फिर भी एमक्यूएम ने तो बाद में फिर भी अपोजिशन का साथ दिया और काफ लीग को ये अपने साथ रखने में कामयाब रहे। लेकिन जब एंड आया, जब नो कॉन्फिडेंस का वोट होने लगा, तो इनको इतना पता चल चुका था कि हमारे मेंबर अब कम होते हैं, क्योंकि इनकी अपनी पार्टी के मेंबर्स जो हैं इनको छोड़ रहे थे। वो चाहे किसी के साथ मिल के छोड़ रहे थे या उनको कोई लालच दिया गया था, जो भी वजह थी, या जिनको लोटे भी कहा जा रहा था, तो उनके पीछे जो भी रीजन थी, तो इनके मेंबर कम हो गए थे। तो उस वक्त जब इनके अपने जो स्पीकर थे, डिप्टी स्पीकर वगैरह और जो स्पीकर थे, वो रूलिंग देते थे, वो नो कॉन्फिडेंस का वोट उस टाइम नहीं ले रहे थे, क्योंकि इन्हें साफ नजर आ रहा था कि अब इनका वोट नहीं बन सकेगा। तो फिर भी सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उसने साफ साफ कह दिया कि ये इसका नो कॉन्फिडेंस का वोट करवाना पड़ेगा और इसका रिजल्ट देखना पड़ेगा। तो जब नो कॉन्फिडेंस का वोट का रिजल्ट आया,
तो इमरान खान उसमें हार गया, मतलब जो अपोजिशन थी उनके वोट ज़्यादा हो गए और ये हार गया। तो तब ना चाहते हुए भी इसको हुकूमत छोड़ना पड़ी। इसने काफ़ी तरह के स्टेटमेंट्स दी कि अमेरिका के साथ मिलकर इन्होंने ये कुछ किया है। मतलब जैसे हर पॉलिटिशियन करता है कि तरीके अपने आजमाता है कोई ना कोई, कि अवाम को किसी तरह भी अपने हक में करने की कोशिश करता है। तो अपने तरीके से उसने काफ़ी कुछ कहा कि मेरे साथ ऐसे धोखा हुआ है। शुरू में जब इसकी हुकूमत थी तो तब जनरल बाजवा को अपने साथ कहता था कि ये बंदा फुल डेमोक्रेटिक है। तो लेकिन जब ये इसको उतारा गया तो फिर कहता है कि नहीं, ये बंदे ने मेरे साथ गलत किया है। तो उसके खिलाफ भी वो बातें करने लग गया। तो आजकल जो हालात चल रहे हैं, पीटीआई के लोगों को पकड़ा जा रहा है, इनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। तो ये अब इन पे जुल्म हो रहा है, ये सोच रहे हैं, ये कहते हैं और कहते हैं हम पे जुल्म हो रहा है। लेकिन जब इनकी अपनी हुकूमत थी, इन्होंने ये सारे जुल्म किए थे, नून लीग वालों पे भी किए थे। इन्होंने उनके लोगों को भी गिरफ्तार किया था और उनकी गिरफ्तारियां हुई थी, सब कुछ हुआ था। यही जुल्म उन पे भी हुआ था और पार्टीज पे भी हुआ था। जैसे तहरीक लब्बैक थी, वो भी अब वो कहते हैं जब भी इन पे जुल्म होता है वो कहते हैं कि ये हमारा बदला है, समझ लें कि जो हम पे किया था ना उसका बदला आपको मिल रहा है। तो ऐसी काफी सारी चीजें हुई हैं जो मुल्क की सारी सूरत हाल खराब कर रही हैं। मतलब ये इनकी तो सारी सियासत है, ये एक दूसरे से खेलते हैं, एक पार्टी हुकूमत में आती है तो दूसरी को जलील करती है। लेकिन इस दौरान नुकसान सारा मुल्क का होता है। अब इमरान खान को पकड़ा था तो लोगों ने हड़ताल की, सब कुछ जलाया, कई कुछ किया उन्होंने, सड़कों पे निकल आए, ट्रैफिक जाम रही, इंटरनेट बंद रहा। तो सारा नुकसान अवाम का हुआ, मुल्क का हुआ। कुछ अवाम जो उसकी फैन है उसने तो अपने जोश में आके किया, लेकिन दूसरी अवाम का नुकसान भी हुआ, हुकूमत का भी नुकसान हुआ। एंड पे जो है वो हकीकत में होता मुल्क का ही नुकसान है। जो कुछ भी होता है, चाहे वो किसी पार्टी के हक में एक बंदा कर रहा है ना एहतजाज, लेकिन वो अगर पार्टी सही भी हो ना, अभी तो पता नहीं चलता इनका कि सही कौन है गलत कौन है, क्योंकि सारे अपने सियासी बयान देते हैं। कोई किसी वक्त झूठ बोलने लग जाता है, कोई किसी वक्त ईमानदारी पे आ जाता है, तो इनका कोई पता तो नहीं चलता। लेकिन अगर एक पार्टी सही भी हो ना, तो उस टाइम भी उसके सपोर्टर्स जो हैं, अगर वो मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं ना, तो वो मुल्क के लिए गलत कर रहे हैं। वो मुल्क को तो नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि जो हुकूमत में लोग हैं, हम उनके साथ मुकाबला कैसे कर सकते हैं। हम उनके साथ मुकाबला करके अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाना है। और खासकर जो आर्मी है, आर्मी का जहां होल्ड हो, आर्मी तो जाहिर है ना हुकूमत के साथ ही होगी, तो वो आर्मी का जहां होल्ड हो तो उसके खिलाफ अवाम क्या कर सकती है। मतलब खाना जंगी होगी या इस तरह की चीजें होंगी, तो इससे सारे का सारा अवाम का अपना नुकसान, पाकिस्तान की सालमियत के लिए नुकसान है, पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए नुकसान है, सारे का सारा नुकसान मुल्क का ही है। और ये बात मानी हुई है कि हुकूमत उसी को मिलती है जिसके साथ ये आर्मी होती है। आर्मी जिसको सिलेक्ट करती है, हुकूमत उसी की बननी है, ये बात तो हर कोई मानता है। क्योंकि देखें, इमरान खान जब सिलेक्ट हुआ था ना, तो बेशक उसको वोट मिले थे, लेकिन फिर भी हर किसी को पता कि उस टाइम आर्मी की सपोर्ट उसके साथ थे। आर्मी ने उसको सपोर्ट किया था, तो उसी वजह से वो इमरान खान जो है वजीर आज़म बन सका था। लेकिन उसके बाद जब नो कॉन्फिडेंस का वोट उसके खिलाफ हुआ है, तो उस वक्त भी उसने अपने स्पीकर से, उनके जो स्पीकर था उस वक्त मौजूद था, उसने रूलिंग दे दी थी, वो सब कुछ रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन उस टाइम भी आर्मी ने ही इंटरफेयर किया, सब कुछ किया। आर्मी के ने इंटरफेयर करके इसको कहा चुप करके साइड पे हो, जो उन्होंने आराम से उतार दिया है। अब उस टाइम पे ये कुछ नहीं कर सकता था। अगर आर्मी साथ होती तो फिर ये आराम से बैठा हुआ था, फिर ये हिलना भी नहीं था, जो मर्जी कर लेते। लेकिन आर्मी ने कहा कि साइड पे हो जाओ, तो आराम से साइड पे हो गया। फिर इसको होना पड़ा, ना होता तो क्या करता। जब इमरान खान का दौरे हुकूमत था तो ये चाहता था कि ये अपनी मर्जी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाए। लेकिन जो जनरल बाजवा था वो चाहता था कि उसके बाद जिसका हक बनता है, जनरल आसिम मुनीर, वो उसी को ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाना चाहता था। तो उसके बाद जब नो कॉन्फिडेंस के बाद ये हुकूमत से उतर गया, तो उसके बाद जैसे ही ये नून लीग की हुकूमत आई है, अपनी मर्जी की हुकूमत भी इन्होंने कायम कर ली और मतलब हुकूमत में तो आ गए और अपनी मर्जी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बना लिया। अभी अदलिया में कहा जाता है कि थोड़ी बहुत इमरान खान को सपोर्ट है, तो लेकिन उसका भी जिस जज का कहते हैं कि वो उसकी थोड़ी सपोर्ट करता है, उसका भी टेन्योर थोड़ा सा है, वो थोड़े अरसे के लिए, मतलब उसका टेन्योर खत्म हो जाना है, उसके बाद फिर वो भी जैसे जाएगा तो उसकी जगह भी जाहिर है हुकूमत अपनी मर्जी का बंदा लेके आएगी। तो इस टाइम पे इमरान खान की पॉपुलैरिटी तो मानने वाली बात है कि वो सबसे ज्यादा है।
इमरान खान एक पॉपुलर लीडर है, एक पॉपुलर पॉलिटिशियन है। वो मतलब अभी भी इलेक्शन करवाया जाए तो उसने जीतना है, ये हुकूमत को भी पता है। हुकूमत में जो बंदे मौजूद हैं उनको साफ साफ नजर आ रहा है कि अगर अभी इलेक्शन करवाते हैं तो इसने तो जीतना ही है। तो फिर ये अपने बदले भी लेगा, क्योंकि हमारी ये पाकिस्तान के जो है ना प्राइम मिनिस्टर जो बनते हैं, मतलब जो भी हुकूमत में आता है, पॉलिटिशियन जो हैं ये, इनका यही सीन है कि ये हुकूमत में आते हैं, एक दूसरे से बदले लेते हैं। मुल्क की तो कोई परवाह नहीं है, एक दूसरे से बदले लेने हैं। तो इसलिए मौजूदा हुकूमत को पता है कि इसने आना है फिर हमसे बदला लेना है, तो इसलिए वो अभी इसको मौका ही नहीं देना चाहते। वो कहते हैं कि इलेक्शन होगा तो इसको तो मौका मिल जाना है, तो अभी इसको वो मौका नहीं देना चाहते। जब इमरान खान नो कॉन्फिडेंस का वोट हारा था, अदम एतमाद का, तो उस टाइम पे ये भी समझ लें एक ना आइन के खिलाफ जा रहा था। ये कहता था कि ये इन्होंने किया है, अमेरिका के साथ मिल के मुझे उतारा है। तो हालांकि लेकिन वो नो कॉन्फिडेंस का वोट खुद हारा था, उसमें किसी की मुदाखलत क्या होनी है। नो कॉन्फिडेंस का वोट तो वो हारा था, ये मानने वाली बात है। तो अब जब वो हार गया था तो तस्लीम नहीं कर रहा था, तो इसका मतलब ये है कि ये आइन के खिलाफ तो खुद ही जा रहा था उस वक्त। और अब जब ये मौजूदा हुकूमत जो है ये इलेक्शन नहीं करवा रहे, तो यही इमरान खान को कहता है कि ये आइन के खिलाफ जा रहे हैं। तो बात तो सही है कि आइन के खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन अपनी बार उसने नहीं सोचा था। तो ये सारे जो हैं ये ऐसे करते हैं कि अपनी बार पे नहीं देखते कि हम आइन के खिलाफ जा रहे हैं या क्या कर रहे हैं। ये पॉलिटिशियंस का काम है कि मतलब अपने फायदे को देखना है, बाकी नहीं देखना, मुल्क के फायदे को नहीं देखना, आइन को नहीं देखना, आइन क्या, हमारे मुल्क का आइन क्या कहता है, इन चीज़ों को नहीं देखना। और इसके अलावा किसी भी मुल्क में किसी भी आर्मी की ना इतनी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होती कि मतलब वो कोई सियासत में ना इतनी ज्यादा मुदाखलत नहीं करते किसी भी मुल्क में, जितने ये हमारे मुल्क में होता है। कि प्राइम मिनिस्टर कोई भी मतलब आला सीट है ना, कोई ओहदा है, वो इनकी मर्जी से बगैर, इनकी मर्जी के बगैर तो होता नहीं है। तो ये चीज तो वाजह होती है कि जिसको ये सपोर्ट कर रहे हैं सीट उसी को मिलनी होती है। अभी इमरान खान बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, अवाम उसके साथ बहुत ज़्यादा है। तो अभी इनको पता है कि इलेक्शन करवाते हैं, और फिर अगर उसके उसके वोट तो ज़ाहिर है ज़्यादा होने हैं। तो फिर अगर ज़बरदस्ती किसी और को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, किसी और को हुकूमत दी जाती है, अगर आर्मी किसी और को सपोर्ट करती है, तो फिर जाहिर है कि वो एक ना गलत चीज़ होगी, फिर अवाम भी खिलाफ होगी। अवाम का जो गुस्सा है वो रद्द अमल सारा वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए सबसे बेहतर हल जो है वो इलेक्शन ना करवाना है। तो उसी चीज़ पे ये अमल कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारा मुल्क जो है वो चलता हमेशा एड पे है, मदद पे। यानी कि यहाँ कर्जे लेके चलेगा या बैरूनी मदद लेके चलेगा। ज़्यादातर इसी तरह हुआ है, कभी हमारे मुल्क में ये नहीं हुआ कि अपनी कोई डेवलपमेंट करके कोई मुल्क की प्रोग्रेस की तरफ तो गया ही नहीं ना। होता ना, इंडस्ट्रीज लगती हैं, इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो मुल्क तरक्की करता है। जैसे इंडिया ने आईटी इंडस्ट्री में इतनी तरक्की की है, हमारे साथ ही बना था ना। लेकिन उनके हुकूमत में जो लोग भी आते हैं वो आपस में उनका अगर थोड़ा बहुत इख्तलाफ होता भी है, या जाहिर पार्टीज होती हैं, अपोजिशन होती है, वो सब कुछ होता है, लेकिन वो मुल्क के लिए कुछ ना कुछ कर जाते हैं। वो मुल्क के लिए कुछ ना कुछ बना जाते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर जाते हैं, उसमें डेवलपमेंट करते हैं, इंडस्ट्रीज लगाते हैं और दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात बेहतर करते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में चूंकि ज्यादातर रही है मार्शल लॉ लगा रहा है, और डिक्टेटरशिप में तो मैंने पहले आपको बताया कि कोई भी मुल्क किसी भी मुल्क के साथ ताल्लुकात बेहतर होते ही नहीं है। दूसरे मुल्क इस चीज़ को पसंद ही नहीं करते, इस तरह की हुकूमत को। तो हमारे मुल्क में ये सीन है कि कर्जों पे चलना है या मुल्क ने या मदद पे चलना है। जिस वक्त रशिया अफगानिस्तान में आया था उस वक्त अमेरिका ने इसको, पाकिस्तान को सपोर्ट किया कि इनको तालिबान को ट्रेन किया जाए और इनको मुनज़्ज़म करके रशिया के खिलाफ जंग की जाए। मतलब वो अमेरिका खुद तो जंग में नहीं कूदता था रशिया के खिलाफ, तो उन्होंने इधर से बंदे ट्रेन किया, तालिबान को ट्रेन किया, और सारी मदद वो पाकिस्तान को देते रहे, मतलब एड देते थे। जो भी वेपन्स और जिस तरह से भी पैसों की इमदाद वो सारी करते थे। तो जब तक रशिया अफगानिस्तान में रहा जंग के वक्त, तब तक अमेरिका पाकिस्तान को इमदाद करता था इसके लिए कि तालिबान को ट्रेन किया जाए। उसके बाद जब रशिया कुछ 10 साल बाद अफगानिस्तान से चला गया, फिर कुछ अरसा गुजरने के बाद जब 9/11 का वाक़या हुआ था, तालिबान ने फिर उल्टा उस पे अमेरिका पे अटैक करना शुरू कर दिया। यानी कि उनके अपने पैदा किए हुए जो थे उन्होंने उल्टा उन पे अटैक करना शुरू कर दिया। फिर वो दोबारा आए, फिर इन्होंने नेटो फोर्स जो कि कुछ मुल्कों को मिलाकर बनाई गई,
वो भेजी इन्होंने, और उसमें फिर पाकिस्तान को यूज़ किया गया, पाकिस्तान के रास्ते से वो भेजते थे अपनी फौज को। तो उसमें फिर उन्होंने दोबारा पाकिस्तान को सपोर्ट करना शुरू कर दी। तो इस तरह पाकिस्तान की सपोर्ट काफ़ी अर्सा इस तरह भी चलती रही है कि इसकी जो ये लोकेशन है इस बेस पे कि ये लोकेशन ही ऐसी है। तो जब भी उन्होंने अफगानिस्तान में स्ट्राइक करना होता था तो पाकिस्तान की लोकेशन एक ऐसी स्ट्रेटजिक लोकेशन है कि यहाँ से ही उनको सही वो इसको इस्तेमाल कर सकते थे। तो इस तरह इमदाद वो चलती रही। तो इस तरह एक समझ लें कि मुल्क को ना आदत हो गई कि कर्जों पे चलने की, इमदाद पे चलने की। तो उस वक्त भी वो इमदाद बेशक वो अपने करते थे, उनको तालिबान को ट्रेन करने के लिए या जंग के लिए करते थे, लेकिन ये इस्तेमाल कर लेते थे अपने काम के लिए मुल्क में। तो इस तरह से जो आदत फिर हुई वो उससे ये हुआ कि हमेशा कर्जे लेने की आदत हो गई। मतलब कर्जे लिए जाते हैं, मुल्क को उससे ही चलाया जाता है। और फिर और कर्जे लिए जाते हैं वो सूद उतारने के लिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट होता है इस पे काफ़ी कर्जों पे। उन पे जो इंटरेस्ट रेट होता है कर्जों पे उसको अदा करने के लिए फिर कर्जे लिए जाते हैं। तो इस तरह ये कर्जों का एक सिलसिला चला आ रहा है। तो ये जो अब पाकिस्तान की सूरत हाल है, ये कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन जाए, हुकूमत में कोई भी आ जाए, उसके लिए इतना इजी नहीं है कि वो इसको सारे को हैंडल कर ले। जो अवाम की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कोई भी नया प्राइम मिनिस्टर बनता है कि ये अब सब कुछ सेट कर देगा, उसके हाथ में ही नहीं है, वो हैंडल कर ही नहीं सकता। वो कैसे करेगा? इतने कर्जे हैं, उनका जो इंटरेस्ट है, जो सूद है, वो ही देना बहुत मुश्किल है। तो कोई भी हुकूमत कैसे इसको चला सकती है? तो ये निज़ाम कहीं ना कहीं तो ख़राब होता ही है। कुछ देर सेट करते हैं, फिर मसले आते हैं, यहाँ कर फिर कर्जा लेके फिर कुछ देर इसकी निज़ाम को बेहतर करते हैं, तो फिर दोबारा वो कर्जा देना होता है या उसका सूद देना जो है ना, वही इनके लिए बहुत सरदर्द होता है। और जो आईएमएफ से कर्जे हैं, वो कर्जे वैसे बंद हो गए हैं, क्योंकि उनसे जो कर्जे ये लेते थे फिर उसके बाद उनकी शराइत नहीं पूरी करते थे। क्योंकि आईएमएफ जो भी कर्जा देती है उसके बाद वो अपनी शराइत भी साथ ही देती है कि ये शराइत होंगी, आपने ये रूल नया इम्प्लीमेंट करना है, ये चीज़ आपने फलां चीज़ की कीमत बढ़ानी है। जो जो चीज़ें वो बताते हैं वो करनी पड़ती हैं। लेकिन वो चीज़ें इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं की, उनकी शराइत को पूरा नहीं किया। अगर उन्होंने कहा कि फलां चीज़ का रेट बढ़ाना है, तो इन्होंने कर्जा लेने के बाद वो रेट नहीं बढ़ाया। तो इस तरह की चीज़ें हुई हैं, तो आईएमएफ से ये कर्जा फिर नहीं ले सकते। फिर इसके अलावा आईएमएफ जो है वो आर्मी का जो बजट है उसको कम करने का कहेगी। वो कहती है कि मिलिट्री का बजट कम किया जाए ताकि बाकी चीज़ें बेहतर हों। तो जब वो ये बात करती है मिलिट्री का बजट कम करने की, तो फिर आर्मी खुद कहती है कि आईएमएफ से कर्ज ना ही लेना बेहतर है, क्योंकि अगर उनसे लिया जाएगा तो वो इस तरह की शर्तें रखेंगे। तो फिर इस तरह होता है कि वो किसी और मुल्क से कर्जा लेके कोई हैवी इंटरेस्ट रेट पे, मतलब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रख के किसी और मुल्क से कर्जा ले लेते हैं, कोई भी डीलिंग कर लेते हैं, तो किसी और जगह से ले लेते हैं, लेकिन चलता वो कर्जे पे ये सारा सिस्टम। तो जिस तरह की सूरत हाल हुई है, ना तो कर्जों से जान छूटती है और ना ही मुल्क किसी डेवलपमेंट की तरफ आता है। तो इस तरह की सूरत हाल में किसी भी वज़ीर आज़म से, किसी हुकूमत से हम उम्मीद कर ही नहीं सकते कि वो कुछ अच्छा कर सकें। ये जो सी पैक बना है, ये चाइना ने अपने फ़ायदे के लिए शुरू किया था। लेकिन आम आवाम को यही लगता है कि ये चलें, सड़कें बन गई हैं, मोटरवे बन गई है, सी पैक बन गया, तो हमारे लिए सफ़र करना आसान हो गया। लेकिन इसमें कुछ भी नहीं देखा कि उन्होंने, चाइना ने अपना कितना फ़ायदा देखा है इसमें और हमारे मुल्क के लिए हमें कितना फ़ायदा दिया है। चाइना ने इसके लिए, सी पैक के लिए जो कर्जे दिए हैं उस पर बहुत हाई इंटरेस्ट रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा सूद रखा हुआ है। और इसके अलावा जितने भी काम होता है, जितना भी वर्कर उधर काम करते हैं, वो सारे वो अपने भेजते हैं अपने मुल्क के। मतलब हमारे मुल्क के वर्कर को भी काम भी नहीं मिलता और कर्जा भी उनसे लेके इधर इस्तेमाल हो रहा है। और जब वो कर्जा हम उनसे लेते हैं तो उसके बाद वो इधर काम तो कर रहे हैं, वो उनके बंदे ही आके काम कर रहे हैं, तो इधर पैसे लग रहे हैं, बेशक सड़कें बन रही हैं, लेकिन जब वो कर्जा वापस ना किया गया, उनका सूद ही इतना है, वो सूद बड़ी मुश्किल से ये वापस करेंगे। तो जब वो कर्जा वापस ना हुआ तो फिर क्या होना है कि उनकी शर्त के मुताबिक वो कब्जा कर लेंगे। जितनी जितनी उनके पैसे से डेवलपमेंट हुई होगी वो उनके कब्जे में आ जाएगा, उसकी ओनरशिप उनको मिल जाएगी। तो इस तरह से एक उन्होंने बहुत बड़ी ये ट्रिक खेली होती है, लेकिन वो आम आवाम को समझ नहीं आती। तो हुकूमत जो है वो भी मजबूर होती है, उनको पैसा चाहिए होता है। मतलब जितना भी पैसा लेते हैं, कर्जा लेते हैं, ये हर हालत में ना मुल्क डूबता ही जाता है, मुल्क को किसी सूरत में फ़ायदा नहीं हो रहा। हाँ, इमरान खान ने एक चीज़ की थी, उसने सी पैक को रुकवाया था। वो कहता था, वो चीज़ को समझ रहा था कि ये ना, ये किस तरह मुल्क को बाद में मुश्किल में डालेगा। उसने कुछ अर्सा रुकवाया था,
वैसे अगर हम इमरान खान को देखें तो उसकी किस्मत ही खराब थी, नहीं तो उसने कुछ बेहतर करने की भी कोशिश की। उसने अपने दौरे हुकूमत में इसको कोरोना को भी फेस किया, जो कि और किसी के दौरे हुकूमत में नहीं आया, लेकिन उसको ये भी फेस करना पड़ा। अगर कोरोना ना होता तो शायद कोई सूरत हाल और होती, शायद वो कुछ कर सकता। कोरोना के दौरान तो हर मुल्क की इकानमी जो है वो बहुत डाउन गई थी, इसमें हालात इतने ख़राब हुए थे। तो उसमें अगर वो कुछ बेहतर नहीं कर पाया तो इससे ये नतीजा भी नहीं निकला कि वो मतलब एक सही अपना वक्त गुजार सका है या नहीं, क्योंकि ना तो उसको उसके 5 साल पूरे करने दिए गए और ना उसके दौरे हुकूमत में कोई हालात सही रहे। कोरोना भी आया और इस तरह के मसाइल जो थे। और जो पिछली हुकूमत जाती है वो भी कई मसले खड़े करके जाती है। वो मुल्क में काफ़ी सारी खराबियां कर जाती हैं, पैसे को ज़्यादा इस्तेमाल कर जाते हैं, खजाना खाली कर जाते हैं, इस तरह की काफ़ी चीज़ें वो भी कर जाते हैं। और मुल्क में फिर भी उनका होल्ड होता है। जो हुकूमत एक बार छोड़ के जाती है ना, बिजनेस में इस तरह की चीज़ों में, खासकर ये नून लीग का तो बिजनेस में काफ़ी होल्ड है, तो काफ़ी चीज़ें इन्होंने रुकवाई भी। तो एक दूसरे के खिलाफ ये चीज़ें जो चलती हैं, इस तरह इन्होंने इमरान खान के दौर में भी ये किया। तो अभी ये मतलब क्लियर नहीं हुआ कि उसने कुछ अच्छा कर लेना था या नहीं, क्योंकि उसको टाइम ही नहीं मिला। तो अवाम उसको अभी दोबारा आजमाने के लिए तैयार है, वो चाहती है कि उसको दोबारा लाया जाए, क्योंकि अवाम ने उसको सही से पूरा अपना टाइम गुजारते नहीं देखा और उसकी परफॉर्मेंस को नहीं देखा, तो इसलिए अवाम चाहती है कि वो दोबारा आए। तो इस तरह इमरान खान जो है अभी तक की एक बेटर सिलेक्शन हो सकती है बाकियों में से इस तरह के, क्योंकि अभी तक उसको सही से परख नहीं सके, उसको देख नहीं सके, उसका इक़्तिदार पूरा वो सही हालात में नहीं देख सके जाती, जैसे बाकियों को टाइम मिला था उस तरह से उसको टाइम नहीं मिल सका। और एक इस लिहाज से भी इसको बेटर ऑप्शन समझा जा सकता है, क्योंकि बाकी जो भी वज़ीर आज़म बनते हैं उन्होंने इतना ज़्यादा इस्लाम की बात नहीं की। किसी और फोरम पे जाके किसी बाहर कहीं भी ये स्पीच करने जाता था तो एक तो आगाज़ ही ये करता था इसी से, इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन। तो बात का आगाज़ इस तरह करता था और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करता था, लोगों को मतलब इस्लाम की बात का बता देता था कि हम इस्लामिक मुल्क हैं, इस तरह की बात खुल के करता था, इस तरह की बात से डरता नहीं था। और इसके अलावा अमेरिका के सामने बैठ के, उनका जो नुमाइंदा था उसके सामने बैठ के इसने वो अड्डे देने से इनकार कर दिया था जो वो हवाई अड्डे मांग रहे थे। इसने साफ साफ कहा कि एब्सोल्युटली नॉट। तो इस तरह की चीज़ें जो मतलब ये एक दलेरी इसने दिखाई थी, इस्लाम की बात बगैर किसी खौफ के करता था। इस तरह की चीज़ें इसकी जो है वो इसको एक बेटर ऑप्शन बनाती हैं दूसरे जो सियासतदान है ना उनसे। बाकी इसमें झूठ और ये बदयांती ये सब में हैं, ये इसमें भी हैं बाकियों में भी हैं। तो इस लिहाज से तो हम देख नहीं सकते, क्योंकि हमने कोई आलिम तो सिलेक्ट किया नहीं हुआ। किसी मौलाना को तो हमने अपना प्रेसिडेंट नहीं कभी बनाया, अपना प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया। हमने कभी भी कोई अगर इस्लामी जमात खड़ी भी होती है ना इलेक्शन में, कभी उनको ज्यादा वोट दे के हमने जितवाया नहीं है। तो अगर हम खुद ही नहीं आलमों को आगे आने देते, मतलब फुल इस्लाम वाले बंदों को, अच्छे बंदों को आगे नहीं आने देते, तो फिर हम इन पॉलिटिशियंस से क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि ये एक अच्छे बंदे हों, हमेशा सच बोलें? ये कैसे हो सकता है? तो चूंकि हमने इनसे करवानी है हुकूमत, तो हमने इनमें कैपेबिलिटी देखनी है कि ये बंदे किस बंदे में ज्यादा कैपेबिलिटी है, कौन सा बंदा जो है पाकिस्तान को अच्छी तरह रिप्रेजेंट कर सकता है, कौन सा बंदा पाकिस्तान को अच्छी तरह रिप्रेजेंट कर सकता है, किसकी क्वालिफिकेशन है, मतलब कौन क्वालिफाइड है इस सीट के लिए। ये चीज़ें हम देख सकते हैं, उस लिहाज से हम बेटर ऑप्शन देख सकते हैं। और इसके अलावा बाकियों को आजमाया भी बहुत जा चुका है, ये भी एक चीज़ है। इसको अभी इतना ज़्यादा आजमाया नहीं, और अभी अवाम की बहुत ख्वाहिश है कि इसको एक बार आने दिया जाए, तो इसलिए इसको एक बार आजमाया जाना चाहिए। ये एक ऑप्शन है, मतलब इसको फिलहाल बेटर ऑप्शन ही समझना चाहिए बाकियों से। बाकी जो मुल्क की बुरी सूरत हाल है, मुल्क कर्जों पे चल रहा है, इस तरह की चीज़ें हैं कि मुल्क की अपनी कोई डेवलपमेंट नहीं, ग्रोथ नहीं हो रही, उसमें इनफरादी किरदार अदा करें। अगर हुकूमत कुछ नहीं कर रही, कोई वो इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पाती, कोई प्लानिंग नहीं कर पाती, तो अपने तौर पे काम करें, खुद कुछ ना कुछ बेहतर करने की कोशिश करें। अगर हर बंदा कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बेहतर करेगा तो उससे तब्दीली तो आएगी, कुछ ना कुछ बेहतरी होगी। बाकी जो कर्जों का मसला है, वो उससे जो मुल्क की सूरत हाल हुई है, वो तो अब सॉल्व नहीं हो सकती। वो तो अल्लाह ही है वारिस, मतलब अल्लाह ही कुछ करे, कोई मुआवजा हो जाए तो फिर ही सेट हो सकता है। बाकी अपने तौर पे बेहतर करें,
और जो इलेक्शन की बात है, अगर इलेक्शन होते हैं तो उसमें अपना बेटर ऑप्शन कोई भी देख के उसको वोट तो हर किसी ने देना है, लेकिन इतना झगड़ों में ना पड़ें। एक दूसरे से झगड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं। किसी भी पार्टी की अगर साइड लेनी है तो वो बस देखें कि उसमें क्या चीज़ें ठीक हैं, वो देख के अपनी सिलेक्शन एक बना लें। बाकी ये ना करें, किसी से झगड़ा ना करें, कि हर किसी की अपनी राय है। किसी को अगर किसी की राय से हटाना है तो उसको बस दलाइल दें। बाकी किसी से झगड़ने की ज़रूरत नहीं। अपने तौर पे जो बेहतर हो सकता है वो करें, मुल्क की तरक्की लिए कुछ अच्छा करें। तो आज मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें मैं देखता था वो मैंने बता दी हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के साथ मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।